उज़्बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 20, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 7, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, मास स्प्रिंग सिस्टम को लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे। ये आपके पास है सिंपल पेंडुलम। एक बात याद रखें, सिंपल पेंडुलम के लेंथ को हम लेते हैं अप टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब, अप टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब। ये आपके पास लेंथ है। ठीक है, ये आपके पास रेडियस ऑफ बॉब है, दिस इज आर बी, और ये आपके पास लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग है। यहां तक सस्पेंशन पॉइंट से लेकर, ठीक है, यहां तक आपके पास लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम आपके पास जो है, ये स्ट्रिंग का लेंथ प्लस रेडियस ऑफ द बॉब। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम सिंपल पेंडुलम का लेंथ लेते हैं अप टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब। सस्पेंशन पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक हम ये लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम को लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं सिंपल पेंडुलम लूं और उसको मैं स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करूं, अगर मैं इसको स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस करूं, याद रखिए सिंपल पेंडुलम को अगर आप लार्ज थीटा से डिस्प्लेस करें तो सिंपल पेंडुलम का ऑसिलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता। अगर आप स्मॉल थीटा से रिप्लेस करें तो फिर आपके पास इसका जो मोशन होगा वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा स्मॉल थीटा के लिए। लार्ज थीटा के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास वेट, दिस इज टेंशन इन अ स्ट्रिंग, ये आपके पास टेंशन इन अ स्ट्रिंग है। तो वेट आपके पास है, इट विल बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दिस इज WY एंड दिस इज WX। अगर आप सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करें तो स्मॉल एंगल थीटा, सो वेट विल बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, WX एंड WY। ठीक है, याद रखिए आपके पास टेंशन इन अ स्ट्रिंग, दिस विल बी इक्वल टू WX और दिस विल बी इक्वल टू W cos थीटा। ठीक है, टेंशन इन अ स्ट्रिंग या WX को बैलेंस करेगा। और अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन सा पोजीशन है जिस पे टेंशन स्ट्रिंग में मैक्सिमम होता है, मीन पोजीशन पे टेंशन स्ट्रिंग में मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन मिनिमम होता है। तो देखिए सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन अगर आप किसी भी बुक में देखिए तो लिखा गया इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, लेकिन ये हो नहीं सकता कि स्ट्रिंग आपके पास है वो 100% इनएक्सटेंसिबल हो, जरूर उसमें से एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा, थोड़ा सा होगा, नेग्लिजिबल स्मॉल होगा, लेकिन होगा जरूर। तो देखिए मैं आपसे पूछ सकता हूं अगर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो किस पोजीशन पे टेंशन इन अ स्ट्रिंग मैक्सिमम होगा? तो याद रखिए मीन पोजीशन पे टेंशन इन अ स्ट्रिंग आपके पास होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? मीन पोजीशन पे टेंशन वेट के बराबर होगा, मीन पोजीशन पे टेंशन वेट के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, अब किस पोजीशन पे टेंशन मिनिमम होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन मिनिमम होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन आपके पास है वो मिनिमम होगा, मीन पोजीशन पे आपके पास टेंशन मैक्सिमम होगा। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली अगर सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन कह रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली किस पोजीशन पे आपके पास लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मैक्सिमम होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली मीन पोजीशन पे लेंथ मैक्सिमम होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे लेंथ मिनिमम होगा, क्योंकि टेंशन मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे मिनिमम। ठीक है, अच्छा, अब आप इस WY को देखें, द नेट फोर्स इज ओनली अ रिस्टोरिंग फोर्स विच इज इक्वल टू WY, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं W sin थीटा। तो याद रखे Y कंपोनेंट ऑफ वेट आपके पास जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं लिख लूं नेट फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ से MA W sin थीटा mg sin थीटा, मास एंड मास कैंसल। ठीक है, और इसमें आपके पास माइनस साइन B आएगा। ठीक है, माइनस साइन B आएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस G sin थीटा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अगर मैं लिख लो थीटा आपके पास वेरी स्मॉल, ये आपके पास स्मॉल होता है, तो फिर साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। सो एक्सेलरेशन का इक्वेशन माइनस G sin थीटा, ये माइनस G
टेंजेंट थीटा, ये आपके पास माइनस जी इंटू थीटा, ठीक है। और अगर आप इसमें साइन थीटा, टेंजेंट थीटा और थीटा का वैल्यू पुट करें माइनस जी डिवाइड बाय एल इंटू एक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। अगर इसको मैं कंपेयर कर लूं a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो आप ओमेगा स्क्वायर को देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय एल। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी डिवाइड बाय एल, और ओमेगा आपके पास किस चीज के बराबर होगा, अंडर द रूट ऑफ जी डिवाइड बाय एल, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन जी एंड एल, लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, और जी पे आपके पास जो है डिपेंड करता है। सही है। अच्छा, अब जहां पर देखिए हमने जितनी भी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन पढ़े थे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, जहां पर आपको ओमेगा स्क्वायर नजर आ जाए वहां पर जी बाय एल पुट करे, और जहां पर ओमेगा नजर आ जाए अंडर रूट जी एल पुट करे। देखिए एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कास ओमेगा टी, मैं इसको लिख सकता हूं कास ओमेगा के बजाय अंडर द रूट ऑफ जी डिवाइड बाय एल इंटू टी, अंडर रूट जी डिवाइड बाय एल इंटू टी, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं लिख लो एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के बजाय जी डिवाइड बाय एल इंटू एक्स नॉट स्क्वायर, ये आपके पास एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो जितनी भी हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन पढ़े, जहां पर आपको ओमेगा नजर आ जाए वहां पर अंडर द रूट ऑफ जी एल पुट करे, और जहां पर ओमेगा स्क्वायर आपको नजर आ जाए वहां पर आप जी डिवाइड बाय एल को पुट करे, तो सिंपल पेंडुलम के लिए आपके पास इक्वेशंस आ जाएंगे, ठीक है। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी अंडर द रूट ऑफ जी बाय एल, एक और चीज याद रखिए, ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल के बाय एम, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर जी डिवाइड बाय एल के डिवाइड बाय एम जी डिवाइड बाय एक्स, ठीक है। इनका डायमेंशन आपके पास सेम होता है, दे हैव सेम डायमेंशन, एमसीक्यू में आ सकता है। द डायमेंशन ऑफ रेशियो ऑफ के एंड एम इज इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ डैश, तो इसमें कोई भी आपको रेशियो या कोई पैरामीटर दिया जा सकता है। इनका डायमेंशन आपके पास टी की पावर -2 होता है, टी की पावर -2 आपके पास होता है, ठीक है। और याद रखिए ये डायमेंशन आपके पास अल्फा का भी है, एंगुलर एक्सेलरेशन का भी है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर जी बाय एल के बाय एम जी बाय एक्स, इट इज सेम डायमेंशन। ओमेगा अंडर रूट जी डिवाइड बाय एल अंडर रूट के डिवाइड बाय एम अंडर रूट जी डिवाइड बाय एक्स, दे हैव सेम डायमेंशन। इनका डायमेंशन भी आपके पास होता है वो सेम होता है, ठीक है। और इसका डायमेंशन आपके पास होता है टी की पावर -1, टी की पावर -1, तो इसका डायमेंशन आपके पास सेम है। तो एमसीक्यू में आ सकता है कि आपको कोई पैरामीटर या इनमें से कोई से दिया जा सकता है, अंडर रूट के बाय एम का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो आपके पास t-1 का डायमेंशन आपके पास होगा, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम में आपके पास वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर आप टाइम पीरियड को देखें 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल बाई जी, अगर आप फ्रीक्वेंसी को देखें 1 डिवाइड बाई 2 पाई अंडर द रूट ऑफ जी डिवाइड बाई एल, तो ये आपके पास टाइम पीरियड, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप देखें एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, टाइम पीरियड में, फ्रीक्वेंसी में, ओमेगा, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड एंड मास ऑफ बॉब से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड एंड मास ऑफ अ बॉब, ठीक है। तो ये आपके पास इससे इंडिपेंडेंट है। तो मैं अगर सिंपल पेंडुलम के एम्पलीट्यूड को डबल कर जाऊं तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अगर मैं मास ऑफ अबाव को डबल कर जाऊं बाय कीपिंग द साइज सेम, डबल करो मास, ट्रिपल करो, लेकिन साइज सेम हो, तो आपके पास टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दो चीजों पे डिपेंड करता है।
ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। एक बात याद रखिए, जहां पर स्मॉल जी होता है मींस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो अगर लोकेशन स्पेसिफाइड हो तो फिर जी कांस्टेंट होगा। अगर मैं कह दूं टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इन पेशावर डिपेंड्स अपॉन देश, पेशावर, तो पेशावर में जी की वैल्यू कांस्टेंट, तो सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं कह दूं द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन देश, मैंने लोकेशन स्पेसिफाई नहीं किया, तो पर लेंथ और जी दोनों पे, क्योंकि मरी में जी का वैल्यू कम है पेशावर के मुकाबले में। ठीक है, मरी में जी का वैल्यू जो है वो कम है पेशावर के मुकाबले में, तो इसलिए आपके पास टाइम पीरियड पेशावर और मरी में डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मैं कह दूं पेशावर में, तो फिर या मरी में, तो जी तो वैल्यू कांस्टेंट होता है, जो लोकेशन स्पेसिफाइड हो तो फिर जी कांस्टेंट होगा, सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर जगह स्पेसिफाई ना हो तो फिर लेंथ और जी दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि एक क्लॉक है और उसका स्टैंडर्ड सिंपल पेंडुलम है, पेशावर में हम टाइम नोट कर रहे हैं, अगर उसी क्लॉक को हम मरी ले जाए तो क्या वो एक्यूरेट रीडिंग शो करेगा? ठीक है, वहां पर वो स्लो जो है टिक करेगा, फास्ट टिक करेगा, इस किस्म के ऑप्शन। तो देखिए जी का वैल्यू मरी में कम होता है तो टाइम पीरियड ज्यादा होगा, और टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब होता है स्लो, टाइम पीरियड ज्यादा मीन स्लो, और फास्ट टाइम पीरियड कम। ठीक है, तो अगर आप वो क्लॉक जिससे आप पेशावर में टाइम मेजर कर रहे हैं, अगर उसको आप मरी ले जाए तो वहां पर वो एक्यूरेट टाइम शो नहीं करेगा। ठीक है, वहां पर वो स्लो टिक करेगा। ठीक है, तो आपके पास सिंपल पेंडुलम जो होगा वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू कम है, टाइम पीरियड ज्यादा, स्लो। और अगर मरी से आप पेशावर ले तो फास्ट। ठीक है, अगर एक सिंपल पेंडुलम को मैं माइन में ले जाऊं, माइन में, कान जिसको हम कहते हैं ना, ठीक है, अगर माइन में हम इसको ले जाए तो जी का वैल्यू कम होगा, टाइम पीरियड ज्यादा, तो वहां पर वो ज्यादा, टाइम पीरियड ज्यादा मीन स्लो हो जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड ज्यादा मीन स्लो, टाइम पीरियड कम मीन्स फास्ट। ठीक है, तो ये बात याद रखें। तो ये आपके पास टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी। अगर एक बिल्डिंग है और उसका हाइट हमें नहीं पता, सिंपल पेंडुलम से मैं उसका हाइट मालूम करना चाहता हूं, तो आप बिल्कुल हाइट से आप सिंपल पेंडुलम को सस्पेंड करें, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखें, जमीन से थोड़ा सा ऊपर रखें, और उसको आप ऑसिलेट करें, स्टॉपवॉच के जरिए से आप टाइम मेजर करें। ठीक है, तो ये एल को फिर आप हाइट ऑफ बिल्डिंग से रिप्लेस करें, टाइम पीरियड स्टॉपवॉच से मेजर करें, इसी इक्वेशन से आप उस बिल्डिंग के हाइट को मालूम कर सकते हैं। और मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि हम लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम सस्पेंशन पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक लेते हैं, सस्पेंशन पॉइंट से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक हम लेंथ जो है वो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं जो कि आपके बुक में भी है कि लेट्स सपोज ये झूला है और इस झूले पे आप में से कोई बैठा है, आप में से कोई बैठा है, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होगा। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा? यहां पर होगा। ठीक है, और ऑसिलेशन के दौरान, ऑसिलेशन के दौरान जो है आप इस पे खड़े हो जाए, आप इस पे खड़े हो जाए, तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर होगा। ठीक है, तो आप झूले पे बैठे हुए आप ऑसिलेशन कर रहे हैं, आप झूले पे बैठे हुए आप ऑसिलेशन कर रहे हैं, और झूले पे आप बैठे हुए थे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर था, लेंथ ज्यादा था, टाइम पीरियड ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। और ऑसिलेशन के दौरान अगर आप झूले पे खड़े हो जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास ऊपर, लेंथ डिक्रीज, तो लेंथ डिक्रीज, टाइम पीरियड डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक हम लेंथ को लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल, अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और ये एक फ्लूइड से भरा हुआ है और इसमें यहां पर स्मॉल ओपनिंग किया गया है और ऑसिलेशन के दौरान ये लीक कर रहा है, लीकिंग, सिंपल पेंडुलम बॉब जो है वो फ्लूइड से भरा हुआ है, फ्लूइड से भरा हुआ है, सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन कर रहा है और ये फ्लूइड आपके पास जो है ये लीक कर रहा है। तो अगर ये फ्लूइड आपके पास लीक कर रहा है, व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? तो अगर ये लीक कर रहा है तो याद रखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास वो नीचे जाएगा। अगर ये आपके पास एक ग्लास है, ग्लास पानी से भरा हुआ है, ग्लास पानी से भरा हुआ है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर सेंटर पे होगा,
लेकिन अगर हाफ फिल्ड हो, हाफ फिल्ड, तो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से नीचे होगा। तो अगर ये लीक कर है तो फ्लूइड का लेवल डिक्रीज होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे जाएगा, लेंथ इंक्रीज, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। लेकिन जब एम्प्टी हो जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर सेंटर पे चला जाएगा। तो फर्स्ट टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज अगर एम्प्टी आपके पास हो जाए। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में सिंपल पेंडुलम में आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं वुड बॉब को आयरन बॉब से रिप्लेस कर जाऊं ऑफ सेम साइज, वुड बॉब को मैं आयरन बॉब से रिप्लेस कर जाऊं ऑफ सेम साइज, व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? तो अगर साइज सेम हो वुड और आयरन बॉब का, तो लेंथ भी सेम होगा, और अगर लेंथ सेम होगा तो टाइम पीरियड वुड और आयरन का सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास क्या होगा, सेम होगा। बावजूद इसके कि आपके पास आयरन वुड का जो मास होता है वो आयरन से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये याद रखिए। अगर वुड बॉब को आप आयरन बॉब से रिप्लेस करें ऑफ सेम साइज सेम हो, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइज सेम है तो लेंथ तो सेम है, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं लिख लो इफ आयरन बॉब को मैं वुड बॉब से रिप्लेस करूं, आयरन बॉब को मैं वुड बॉब से रिप्लेस करूं, तो मास अगर सेम हो और रेडियस आयरन का वो वुड से कम होगा, क्योंकि वुड का डेंसिटी कम है, वुड हल्का होता है, तो वुड के ज्यादा साइज वाले बॉब जो है उसका मास आयरन के स्मॉल साइज वाले बॉब के मास के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं आयरन का जो लेंथ होगा वो वुड से कम होगा, टाइम पीरियड आपके पास जो होगा आयरन का, ठीक है, लेंथ आपके पास आयरन का कम, टाइम पीरियड कम होगा वुड के मुकाबले में, और फ्रीक्वेंसी ऑफ आयरन बॉब विल बी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वुड। अगर वुड और आयरन के मासेस सेम हो, अगर वुड और आयरन के मासेस सेम, उनके साइज कभी भी सेम नहीं हो सकते, और अगर साइज सेम नहीं हो सकते तो लेंथ सेम नहीं होंगे, टाइम पीरियड सेम नहीं होंगे, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होंगे। तो अगर आप आयरन बॉब को वुड बॉब से रिप्लेस करें आप सेम मास, तो वुड का साइज ज्यादा होता है, लेंथ विल बी इंक्रीजेस, टाइम पीरियड विल बी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीजेस। लेकिन अगर आप वुड को आयरन बॉब से रिप्लेस करें, वुड को आप आयरन बॉब से रिप्लेस करें, तो साइज विल बी डिक्रीज, लेंथ विल बी डिक्रीज, टाइम पीरियड डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। ये आपके पास सिंपल पेंडुलम में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास हो गया। अच्छा, अब में मास स्प्रिंग सिस्टम T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x बाई जी, सस्पेंडेड मास स्प्रिंग सिस्टम, इसका टाइम पीरियड ये होगा, और सिंपल पेंडुलम का 2 पाई अंडर रूट L डिवाइड बाई जी। मैं इस G के साथ A लगा लेता हूं, मैं इस G के साथ A लगा लेता हूं, तो यहां से मुझे पता चल गया टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ GA, और फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ GA। इस G के साथ मैंने A क्यों लगा लिया, अपरेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अपरेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसलिए मैंने उसके साथ A लगा लिया है, अपरेंट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अपरेंट वेट में जो हम डिस्कस करते हैं। तो मैं सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में डिस्कस कर रहा हूं। नंबर फर्स्ट, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी आपके पास यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन आपके पास क्या है, जीरो। मैंने एक बात पहले भी रिपीट किया था कि अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, अगर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, वी विल फील नॉर्मल, हम नॉर्मल फील करेंगे, हम नॉर्मल फील करेंगे। तो अगर कार है, बस है, ट्रेन है, एलिवेटर है, एरोप्लेन है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसमें हम भी नॉर्मल फील करेंगे, सिंपल पेंडुलम और मास स्प्रिंग सिस्टम भी नॉर्मल फील करेगा। ठीक है, तो याद रखिए टाइम पीरियड में भी आपके पास नो चेंज, और फ्रीक्वेंसी में भी आपके पास नो चेंज। ठीक है, कार है, एलिवेटर है, बस है, उसके सीलिंग के साथ हमने मास स्प्रिंग सिस्टम या सिंपल पेंडुलम सस्पेंड किया है। ठीक है, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहे हैं, तो सिंपल पेंडुलम या मास स्प्रिंग सिस्टम के ना तो टाइम पीरियड में चेंज आएगा ना फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। ठीक है, सेकंड आपके पास जो है, फॉर
हॉरिजॉन्टल, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन मतलब कार का मोशन, बस का मोशन, ट्रेन का मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मोशन कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं? हॉरिजॉन्टल मोशन कहलाते, कार, ट्रेन एटसेट्रा। ठीक है। इफ एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, अगर एक्सेलरेशन आपके पास यूनिफॉर्म हो एंड एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन आपके पास जीरो ना हो तो फिर हम नॉर्मल फील नहीं करेंगे। तो अगर हम नॉर्मल फील नहीं करेंगे तो सिंपल पेंडुलम और मास स्प्रिंग सिस्टम भी नॉर्मल नहीं फील करेगा। तो फिर क्या होगा? इसके बाकायदा इक्वेशंस है, लेकिन मैं आपको इक्वेशंस लिखकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता, आपके कोर्स में नहीं है तो सिर्फ कंसेप्ट आ सकता है, फार्मूला नहीं। फार्मूले को गोली मारे, सिर्फ इतने याद रखे, एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये G प्लस ए आपके पास होगा, और जी ए आपके पास होगा वो जी से ज्यादा होगा। तो अगर जी ए ज्यादा इंक्रीज, टाइम पीरियड डिक्रीज, टाइम पीरियड आपके पास जो है इट विल बी डिक्रीजेस, और फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है इट विल इंक्रीजेस। ट्रेन है, उसके सीलिंग के साथ मास स्प्रिंग सिस्टम अटैच है, ट्रेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है। व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम? तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड डिक्रीज मींस कम टाइम, इट मींस फास्ट हो जाएगा ऑसिलेशन। बाकी फार्मूला है लेकिन मैं नहीं लिखना चाहता, जरूरत नहीं है। थर्ड, एलिवेटर मूविंग अपवर्ड, एलिवेटर मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, अपवर्ड डायरेक्शन में आपके पास मोशन है। तो अगर आपको याद हो जी ए इज इक्वल टू जी प्लस ए, और फिर आपके पास वही सिचुएशन जी ए ग्रेटर देन जी, तो टाइम पीरियड आपके पास जो होगा वो डिक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी आपके पास वो इंक्रीज होगा। टाइम पीरियड विल बी डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी आपके पास होगा इट विल बी इंक्रीजेस। 4 आपके पास जो है एलिवेटर मूविंग डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आपके पास यूनिफॉर्म मींस एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, जी ए जी माइनस ए, जी ए आपके पास होगा इट विल बी इक्वल टू जी माइनस ए। तो जी ए आपके पास जो होगा वो जी से क्या होगा? कम होगा। जी ए आपके पास वो जी से कम होगा। अगर जी ए जी से कम होगा तो टाइम पीरियड जी ए डिक्रीज, तो टाइम पीरियड इंक्रीज मीन स्लो हो जाएगा, और फ्रीक्वेंसी आपके पास जो है इट विल बी डिक्रीज। एक एलिवेटर है, उसके सीलिंग के साथ मास स्प्रिंग सिस्टम या सिंपल पेंडुलम हमने सस्पेंड किया है, एलिवेटर डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम या मास स्प्रिंग सिस्टम? तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, मींस टाइम पीरियड इंक्रीज, स्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा मैं लिख रहा हूं 5th नंबर केस, फ्री फॉलिंग मोशन। अगर मैं सिंपल पेंडुलम को या मास स्प्रिंग सिस्टम को, सिंपल पेंडुलम को या मास स्प्रिंग सिस्टम को मैं सैटेलाइट के छत के साथ सस्पेंड कर लूं, तो व्हाट विल हैपन टू द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी? फ्री फॉलिंग मोशन में आपके पास ए इज इक्वल टू जी, ए इज इक्वल टू जी, और जी ए आपके पास जो होते हैं इट इज इक्वल टू जीरो। तो आपने पढ़ा है टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ जी ए, तो जी ए जीरो, टाइम पीरियड आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो जाएगा? जीरो। और टाइम पीरियड इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी जीरो का मतलब ये होता है ऑसिलेशन स्टॉप। ऑसिलेशन आपके पास जो है ये स्टॉप हो जाएगा, ऑसिलेशन विल स्टॉप। ये देखिए ना, ये आपके पास लेट्स सपोज सिंपल पेंडुलम है, रेस्ट में है, इसका फ्रीक्वेंसी जीरो है, नो ऑसिलेशन मींस नो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जीरो तो टाइम पीरियड इनफाइनाइट बिकॉज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड, इट मींस नो ऑसिलेशन। मैं इस तरह भी कह सकता हूं एलिवेटर डाउनवर्ड मोशन कर रहा था और डाउनवर्ड मोशन के दौरान रस्सी टूट गई, तो अगर रस्सी टूट गई तो एलिवेटर फ्री फॉल मोशन करेगा, और अगर एलिवेटर फ्री फॉल मोशन करेगा तो अगर सीलिंग के साथ सिंपल पेंडुलम अटैच हो या मास स्प्रिंग सिस्टम अटैच हो
ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो ऑसिलेशन स्टॉप करेगा, टाइम पीरियड इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी आपके पास है वो 0 हो जाएगा। अगर मैं लिख लो 6 नंबर पॉइंट, एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू 0, तो वही सिचुएशन, टाइम पीरियड आपके पास इनफाइनाइट, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 0, और इसका मतलब आपके पास जो है ऑसिलेशन विल स्टॉप, ऑसिलेशन आपके पास जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सेंटर ऑफ अर्थ पे भी सिंपल पेंडुलम ऑसिलेशन स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। और प्रीवियस पेपर में एक एमसीक्यू आया था प्रीवियस पेपर में कि ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, और इस अर्थ में अगर हम आर पार एक होल ड्रिल करें, आर पार अगर हम एक होल ड्रिल करें और इसमें से हम स्टोन को गिरा दें, अगर हम स्टोन को गिरा दें इसमें से, तो सेंटर पे ये क्या करेगा, सेंटर पे ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अगर आप किसी स्टोन अर्थ में एक होल ड्रिल करें आर पार और उसमें आप किसी स्टोन को गिरा दें, तो वो स्टोन सेंटर ऑफ अर्थ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, ठीक है, फॉर एमसीक्यूज इन द ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड मास स्प्रिंग सिस्टम। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस करें फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन, फ्री ऑसिलेशन का मतलब होता है इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इफ नेट फोर्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स हो और एक्सटर्नल फोर्स आपके पास 0, इस ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। और फ्री ऑसिलेशन में याद रखें एम्पलीट्यूड भी आपके पास कांस्टेंट होता है और टोटल एनर्जी भी आपके पास कांस्टेंट होता है। इस ऑसिलेशन को फिर हम फ्री ऑसिलेशन कहते हैं। नो एक्सटर्नल फोर्स, द ओनली फोर्स इज अ रिस्टोरिंग फोर्स, द एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी इज कांस्टेंट, द ऑसिलेशन इज विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो ऑसिलेशन आपके पास फ्री ऑसिलेशन कहलाएगा। फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन नाम से ही जाहिर है, इफ नेट is equal to the vector sum of restoring force and external force, इसमें आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नॉट इक्वल टू 0, तो फिर ऑसिलेशन को हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। ऑसिलेशन को फिर हम क्या कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। और फोर्स्ड ऑसिलेशन में ये याद रखिए एम्पलीट्यूड आपके पास है वो इंक्रीज भी हो सकता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी नेचुरल भी हो सकता है या नेचुरल नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, इसको हम फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अगर एक्सटर्नल फोर्स, और एक्सटर्नल फोर्स मींस ड्रैग फोर्स, फ्रैक्शनल फोर्स, ठीक है, ये बेसिकली आपके पास एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं, ठीक है। डेम्प्ड ऑसिलेशन, डेम्प्ड ऑसिलेशन या डैम्पिंग ऑसिलेशन, अगर आपके पास एम्पलीट्यूड डिक्रीज ग्रेजुअली, तो इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। यहां पर आपके पास एनर्जी और एम्पलीट्यूड आपके पास जो है डिक्रीजेज ग्रेजुअली, ये ग्रेजुअली आपके पास एम्पलीट्यूड और एनर्जी जो है वो डिक्रीज होते हैं, तो इसको हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। और जो फोर्सेस होते हैं उसको हम डैम्प्ड फोर्सेस कहते हैं। और याद रखिए फ्रीक्वेंसी आपके पास जो होता है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। अगर आप एक सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करें एयर में, तो उसके एम्पलीट्यूड डिक्रीज और लास्ट में रेस्ट में आ जाएगा। और याद रखिए रियल ऑसिलेशन जितनी भी है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन इज अ फोर्स ऑसिलेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करेगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा ग्रेजुअली, ठीक है। हाँ, कुछ जगहों पर अगर आप हेवी मशीनरी में देखें या कार्स वगैरह में देखें, उसमें डैम्पिंग ऑसिलेशन प्रोड्यूस किया जाता है। शॉक एब्जॉर्बर्स का नाम आपने सुना होगा। तो शॉक एब्जॉर्बर्स क्या होता है, सिलेंडर, उसमें से फ्यूल होता है, ऑयल होता है, उसमें स्प्रिंग लगा होता है और पिस्टन लगा होता है। तो अगर गाड़ी रफ रोड पे जाता है, अप एंड डाउन मूवमेंट के बेस पे जो गाड़ी ऑसिलेशन करता है, वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की वजह से वो एम्पलीट्यूड ग्रेजुअली डिक्रीज, तो आप शॉक एब्जॉर्ब नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, शॉक एब्जॉर्ब करता है ये, इसीलिए डैम्प्ड ऑसिलेशन उसमें करवाया जाता है। फ्रीक्वेंसी
नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके पास होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस आपके पास क्या होता है? द ऑसिलेशन ऑफ ऑसिलेटर विद अ लार्ज एम्पलीट्यूड when frequency of external driving force are energy. ठीक है, oscillation of oscillator with large amplitude when frequency of external driving force or energy becomes equal to the natural frequency or integral multiple of natural frequency. ठीक है, अगर एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल ड्राइविंग एनर्जी का फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो ऑसिलेटर लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, इस फिनोमेना को बेसिकली हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस की एप्लीकेशन आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविजन कम्युनिकेशन, सारे इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के बेस पे होता है। माइक्रोवेव ओवन में रेजोनेंस के बेस पे फूड जो है वो गर्म होता है। ठीक है, जलजला आता है, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि जलजले की वजह से जो सिस्मिक वेव्स बनते हैं उसका फ्रीक्वेंसी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी या इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मींस 1 2 3 4 5, अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो 10 20 30 40 50 60 इसके बराबर अगर हो जाए तो लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करेगा एंड द बिल्डिंग में कोलैप्स। ठीक है, तो रेजोनेंस, अगर फौजी जो है जवान वो पुल पे मार्च करते तो उसको मार्च करने से रोका जाता है। क्यों? ऐसा ना हो मार्च के दौरान तमाम फौजियों की जो एनर्जी पुल को मिलकर लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन ना कर जाए, रेजोनेंस ना हो जाए तो पुल टूटने का खतरा होता है, इसलिए उसको मार्च करने से रोका जाता है। फ्री ऑसिलेशन इज आइडियल ऑसिलेशन। ठीक है, बाकी हमारे पास जितनी भी वो डेम्प्ड ऑसिलेशन है रियल ऑसिलेशंस। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं डिस्कस कर रहा हूं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। Sharpness of resonance, the oscillation of oscillator with a large amplitude at a resonance in the presence of small डैम्पिंग फोर्सेस। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? द ऑसिलेशन ऑफ ऑसिलेटर विद लार्ज एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल डैम्पिंग फोर्सेस नोन एज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को हम शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसी शार्पनेस को मैं आपको डायग्राम के जरिए से समझा रहा हूं। ये लेट सपोज आपके पास जो है ग्राफ है रेजोनेंस कंडीशन ऑफ ऑसिलेटर का। ठीक है, ये आपके पास एक, ये आपके पास दूसरा, ये आपके पास तीसरा। मैं इस रेड के साथ लिख लेता हूं वाटर, ब्लू के साथ में लिख लेता हूं एयर, ब्लैक के साथ में लिख लेता हूं वैक्यूम। अगर ये आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम हो, अगर ये आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम हो और इसको मैं वाटर में रेजोनेट कर रहा हूं, ये आपके पास वाटर है। ठीक है, अगर आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम है और ये वाटर में ऑसिलेशन कर रहा है और वाटर में मैं इसको रेजोनेट करूं, वाटर में मैं इसको रेजोनेट करूं, ठीक है, तो आपके पास ग्राफ ये आता है। अगर वाटर से निकालकर मैं एयर में रेजोनेट करूं, ये ग्राफ आता है। और अगर मैं एक वैक्यूम चेंबर बनाऊं और वैक्यूम चेंबर में मैं इसको रेजोनेट करूं, ठीक है, तो फिर उसका ग्राफ ये आता है। ठीक है, ये देखिए रेजोनेंस पे, ये तीनों ग्राफ रेजोनेंस पे, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसके एम्पलीट्यूड को आप देखें A1, इसके एम्पलीट्यूड को आप देखें A2, इसके एम्पलीट्यूड को आप देखें दिस इज A3। तो देखिए वाटर में अगर ऑसिलेट करो और मैं रेजोनेट करूं तो डैम्पिंग फोर्सेस लार्ज होते हैं, एम्पलीट्यूड कम है।
फिर एयर का डैम्पिंग फोर्स, एयर का ड्रैग फोर्स कम होता है वाटर के मुकाबले में। फिर अगर हम रेजोनेट करेंगे एयर में तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, और अगर हम वैक्यूम चैम्बर में करें एम्पलीट्यूड और भी ज्यादा होगा। तो देखिए ना डेफिनेशन को, oscillation of oscillator with large amplitude at resonance in the presence of small damping forces, इसको हम शार्पनेस कहते हैं। शार्पनेस किसका ज्यादा है वैक्यूम में? तो मैं आसानी के लिए मैं लिख लेता हूं आपके लिए कुछ रिलेशंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स स्मॉल, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस लार्ज, ठीक है। और ये भी आप लोग देखें कि आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं शार्पनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। तो देखिए मैं एमसीक्यूज में लिख सकता हूं कि मैं एक मास स्प्रिंग सिस्टम को वाटर में रेजोनेट कर रहा हूं। अगर वाटर से निकाल कर मैं उसको एयर में रेजोनेट करूं या वैक्यूम चैम्बर में, तो शार्पनेस क्या होगा? शार्पनेस विल बी इंक्रीज। शार्पनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग फोर्स, एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग फोर्स, शार्पनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड। तो आपको डायग्राम से नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको इस फ्लैटनेस को बेंड विड्थ कहा जाता है। आप ये देखिए, ये आपके पास फ्लैटनेस, इस फ्लैटनेस को बेंड विड्थ कहा जाता है। इस फ्लैटनेस को आप लोग देखें, ये बेंड विड्थ कहा जाता है। तो मैं लिख सकता हूं, देखिए शार्पनेस ज्यादा है तो बेंड विड्थ कम है, तो शार्पनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेंड विड्थ। या मैं लिख सकता हूं बेंड विड्थ आपके पास है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स आपके पास, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स ज्यादा है, बेंड विड्थ ज्यादा है, कम है कम, ठीक है। तो बेंड विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग फोर्सेस। तो ये आपको बहुत कुछ बता रही है रिलेशन जो मैंने लिख ली है, ठीक है। तो इससे आप आसानी से एमसीक्यूज को हैंडल कर सकते हैं। मैं वाटर में एक बॉडी को रेजोनेट कर रहा हूं, ठीक है, तो वाटर में मैं रेजोनेट कर रहा हूं, फिर वाटर से निकाल कर मैं वैक्यूम में रेजोनेट कर रहा हूं, तो शार्पनेस इंक्रीज, एम्पलीट्यूड क्या होगा, ये रिलेशन मैंने लिख लिया है। आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो गया। अब इसमें कुछ थोड़ा सा जनरल डिस्कशन है, फेज डिफरेंस और इसके बारे में, ठीक है। आप देखिए, अगर मैं दो ऑसिलेटर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वेव फॉर्म को अगर लिख लूं, वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इसको हम वेव फॉर्म कहते हैं। x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा, y इज इक्वल टू v नॉट sin थीटा। डिस्प्लेसमेंट में cos थीटा है, वेलोसिटी में sin थीटा है, और sin थीटा और cos थीटा के दरमियान 90 डिग्री फेज डिफरेंस होता है। अगर मैं इसके वेव फॉर्म को ड्रा करूं, तो cos थीटा 0 पुट करे तो cos 0 आपको 1 देता है। ये cos कर्व है, cos कर्व, ये 1 मैक्सिमम से शुरू होगा, ठीक है। ये आपके पास 0 से शुरू होगा, तो ये sin 0 0, sin 0 0 से शुरू हो रहा है। और cos थीटा को आप देखिए, cos 0 1 मैक्सिमम से, तो ये cos कर्व है, ये sin, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास वेलोसिटी। और यहां से मुझे पता चल रहा है कि इसके दरमियान फेज डिफरेंस जो होगा, इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अगर मैं दो वेवफॉर्म को इस तरह बना लूं, एक वेवफॉर्म यहां से, दूसरा आपके पास यहां से, तो इसके दरमियान फेज डिफरेंस आपके पास क्या है, 180 डिग्री आपके पास है। अब अगर मैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स के फेज डिफरेंस, या इस तरह मैं अगर लिख लूं, x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा, x इज इक्वल टू x नॉट cos थीटा प्लस डेल्टा फाई, इसको हम कहते हैं दिस इज अ फेज डिफरेंस। और ये इक्वेशन आपके पास जो है, ये इक्वेशन ये हम इस्तेमाल करेंगे लीडिंग वाले ऑसिलेटर के लिए, और ये हम लेगिंग ऑसिलेटर। अगर मैं दो ऑसिलेटर को कंपेयर कर रहा हूं, दो ऑसिलेटर को मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये देखिए, ठीक है। अगर मैं दो ऑसिलेटर्स को कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं इस ग्रीन को छोड़ लूं और ये मीन पे पोजीशन पे आ जाए, फिर मैं ब्लू को छोड़ लूं, तो फेज डिफरेंस 90 है। फिर जब ब्लू मीन पे आएगा, ग्रीन अपोजिट एक्सट्रीम पे आएगा, फिर भी फेज डिफरेंस 90 है। फिर जब ब्लू अपोजिट एक्सट्रीम पे होगा, तो ग्रीन ऑन अवे बैक मीन पोजीशन पे होगा, फिर भी 90 डिग्री फेज डिफरेंस। तो जो आगे जा रहे हैं ग्रीन, उसके लिए मैं ये इस्तेमाल करूंगा।
और जो पीछे है उसके लिए मैं ये इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं लिख लो, ये बहुत जरूरी सेंटेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आगे 8 चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा और 9 चैप्टर में भी इस्तेमाल होगा। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो दो वेव्स का या दो ऑसिलेटर्स का, तो फेज डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट होगा ऑलवेज। अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 8 चैप्टर में भी यूज होगा, 9 में भी यूज होगा। अब देखिए इन दोनों का लेंथ सेम है तो फ्रीक्वेंसी सेम है, इन दोनों का लेंथ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर मैं इस ब्लू को छोड़ लूं ये मीन पोजीशन पे, फिर मैं ग्रीन को, तो फेज डिफरेंस 90। ठीक है, अब भी 90, अब भी 90, जब तक ये ऑसिलेशन करेंगे इसके दरमियान फेज डिफरेंस 90 होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो, टाइम पीरियड सेम हो, फेज डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। और अगर फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, फेज डिफरेंस विल बी नॉट कांस्टेंट। F1 इज नॉट इक्वल टू F2, फेज डिफरेंस आपके पास होगा, इट विल बी नॉट कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा अगर मैं लिख लूं डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और पोटेंशियल एनर्जी, दे हैव सेम फेज, इसका फेज आपके पास सेम होता है और फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री। और वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी, इसका फेज सेम होता है, सेम फेज या फेज डिफरेंस आपके पास 0। क्यों? डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज, एक्सेलरेशन इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, एक्सेलरेशन डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। डिस्प्लेसमेंट 0, एक्सेलरेशन 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। इसका मतलब है इन तीनों का फेज सेम है और फेज डिफरेंस 0 है। वेलोसिटी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, वेलोसिटी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, वेलोसिटी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सेम फेज, फेज डिफरेंस 0। और अगर इन दोनों में आप कोई दो पैरामीटर्स ले, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, तो 90 डिग्री फेज डिफरेंस इन पैरामीटर्स और इन पैरामीटर्स के दरमियान है। और लास्ट पॉइंट है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, फेज डिफरेंस 180 डिग्री बिटवीन डायरेक्शंस। दो बातें हैं याद रखें, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के दरमियान फेज डिफरेंस वो 0, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के दरमियान 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा मीन पोजीशन से आउटवर्ड होता है और एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो इसलिए डायरेक्शंस में 180 और मैग्नीट्यूड में 0। और इन दोनों में कोई पैरामीटर्स के दरमियान फेज डिफरेंस वो आपके पास 90 होता है। ये आपका चैप्टर नंबर 7। उम्मीद है इंशाल्लाह तमाम पॉइंट्स MCQs वाले मैंने डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह 8 चैप्टर में स्टार्ट करूंगा, तो वेव्स वगैरह, टाइप्स ऑफ वेव्स और ये आसान चीज़ें देखे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं 8 चैप्टर को शुरू करूंगा। थैंक यू सो मच।